हेलो एंड वेलकम इन डबराल ट्यूशन क्लासेस। डबराल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड उद्यान विभाग पर्यवेक्षक का हम पेपर हल कर रहे हैं। दो लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर अभी आ रहा है 15 to 16 क्वेश्चन का। और वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, प्रीवियस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन सा उपकरण वाष्पोत्सर्जन सर्जन मापने के काम आता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे लाइसीमीटर। लाइसीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं, ये मेजर करता है वाष्पोत्सर्जन को। वाष्पोत्सर्जन बेसिकली होता क्या है? वाष्पोत्सर्जन होता है कि प्लांट के जो वायवीय पार्ट हैं, जो एरियल पार्ट हैं, प्लांट के एरियल पार्ट कौन से हैं? जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, उसका तना हो गया, पत्तियां हो गई, वहाँ से जल की हानि, उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन एक वाटर का मैनेजमेंट होता है और ये होता है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। पत्तियों में और स्टेम, जो हरे स्टेम होते हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा और स्टोमेटा के थ्रू ये क्या होता है? पूरा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। रूट्स में, रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं उसका जो है 100% में से 2 to 3% यूज़ होता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, और जो 97% है ये यूज़ होता है कहाँ पे? ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है लीव्स यानी एरियल पार्ट से। ठीक है ना। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा लीव्स पर जो ये पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्र की वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट के सेल्स में, उनका वो यहाँ से लॉस्ट होते रहते हैं, ताकि प्लांट रेगुलेशन है, जो पानी की मात्रा है वो सेल्स में ज़्यादा ना हो। ठीक है ना। इसलिए ये स्टोमेटा प्लांट्स की लीफ पर होते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे राइट आंसर है लाइसीमीटर, जो ट्रांसपायरेशन को मेजर करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है वेस्टर्न घाट को। हॉटस्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक सफिशिएंट लेवल से ऊपर होती है। ठीक है ना। हॉटस्पॉट क्या है? ऐसा बायोजियोग्राफिकल रीजन जहाँ पे जैव विविधता भरपूर मात्रा में होती है, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट की जो हाइपोथेसिस है वो एक साइंटिस्ट थे, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनका नाम है नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर का एक कॉन्सेप्ट है, उनकी हाइपोथेसिस है हॉटस्पॉट की। ठीक है ना। और जो इंडिया में हॉटस्पॉट है, सबसे फेमस हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट इमेज में देख रहे होंगे, ये है नॉर्थ, ये जो साउथ का है, साउथ वाला साउथ इंडिया का पार्ट है। और साउथ इंडिया का पार्ट ये जो है पेनिनसुलर, जो प्रायद्वीपीय भारत वाला एरिया है। और जो यहाँ से ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है, ये पूरा वेस्टर्न घाट का एरिया है। और यहाँ पे हॉटस्पॉट, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, वो सबसे ज़्यादा है। जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट एक टाइप का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर रखा है। और साथ ही जो यूनेस्को है वो ये मानता है कि जो वेस्टर्न घाट का रीजन है इंडिया का, ये जो है हिमालय से पहले उद्भव हो रखा है। तो ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। वेस्टर्न घाट इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व जो खाद्य दिवस है, जो वर्ल्ड फूड जो डे है, वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अक्टूबर के महीने में ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये जो है, जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फूड से रिलेटेड, उसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड स्टेट की एक ब्रांच है, उसका एक पार्ट है। FAO इसको कहते हैं, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है ना। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो फूड्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है ग्लोबली, और साथ ही जो लोग हंगर यानी भूख से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए जो फूड डाइट्स है, न्यूट्रिशियस एंड फूड डाइट उनके लिए अवेलेबल करवानी है इस वर्ल्ड फूड डे का मकसद। ठीक है ना। 2019 में वर्ल्ड फूड डे मनाया गया था, और उसकी जो थीम थी वो थी आवर एक्शन आर
आवर फ्यूचर, ठीक है ना। 2019 की ये थीम थी। अभी तक तो हमने मनाया नहीं क्योंकि अक्टूबर का मंथ अभी है नहीं, अभी अगस्त ही चल रहा है। तो 2019 में ये थीम थी वर्ल्ड फूड डे की, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 अक्टूबर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन्स क्या होती है। इंटरफेरॉन्स एक ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स है, यानी ऐसी प्रोटीन जो कुछ क्या करती हैं, सिग्नल करती होंगी। तो ऐसी प्रोटीन्स जो सिग्नल करती हैं उनको कहा जाता है सिग्नलिंग प्रोटीन्स। और इंटरफेरॉन बेसिकली एक ऐसे प्रोटीन है, ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है, ठीक है ना। एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं ये, और कहाँ से रिलीज होते हैं, ये होते हैं होस्ट सेल से। जो पोषक कोशिका होती है वहाँ से ये रिलीज होती है। और होस्ट सेल कब, जब कोई वायरस किसी होस्ट सेल पे अटैक करता है तो होस्ट सेल वहाँ से एक स्पेसिफिक टाइप की सिग्नलिंग प्रोटीन्स को रिलीज करती है जिनको कहा जाता है इंटरफेरॉन्स। और ये क्यों रिलीज की जाती है, ताकि जो उसकी नेबरिंग सेल है, नेबरिंग सेल इस वायरल अटैक के खिलाफ डिफेंस को क्रिएट कर पाए और पूरा जो ऑर्गन्स है वो सेव रहे, है ना। इसलिए एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या करती हैं, एंटीवायरल प्रोटीन होस्ट सेल के द्वारा रिलीज की जाती हैं, ठीक है। और ये जो है कौन रिलीज करती हैं, एक इस टाइप की सेल जो वायरस इन्फेक्टेड है, जिन सेल्स पर वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है वो सेल ये इंटरफेरॉन्स प्रोटीन्स को रिलीज करती है। ध्यान में रखिएगा ये बात, ये एंटीवायरल प्रोटीन है और जब वायरस का अटैक होगा तो उस टाइम में रिलीज करेगी होस्ट सेल। क्यों रिलीज करेगी, क्योंकि जो उसकी नेबर सेल है, उसके बगल वाली सेल है, उसको इन्फेक्ट ना करे, वो पहले सचेत हो जाए और वो इसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दे, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है राष्ट्रीय वनस्पतिक जीन बैंक स्थित है, कहाँ पे है ये है आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है। और जीन बैंक क्या होता है, जीन बैंक समझने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्लाइड है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जीन बैंक बेसिकली क्या होता है, जीन बैंक एक स्टोरेज होता है जहाँ पे हम जो प्लांट्स हैं, जो फ्लोरा है और फोना यानी एनिमल्स हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करते हैं इन फ्यूचर में यदि वो जो स्पीसीज़ हैं यदि वो गायब हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम उसको ग्रो कर पाएँ। इसलिए जीन बैंक में उसका जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, जैसे कोई अगर हम फ्लोरा की बात करें तो उसका सीड और कोई टिश्यू जो मेरिस्टम टिश्यू होगा, जो मेरिस्टम टिश्यू यानी जो उसका विभाजन उत्तक जो होता है, मेरिस्टम टिश्यू जो होता है, उसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है जीन बैंक में। जीन बैंक में कंजर्वेशन कैसे करते हैं, वहाँ पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड जो नाइट्रोजन होती है, लिक्विड नाइट्रोजन N2, इसमें जो है इन जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया जाता है और फ्यूचर में जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये एक स्टोरेज है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। और जेनेटिक मटेरियल फोना और फ्लोरा का यहाँ पे स्टोर किया जाता है और है कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि ग्रिफिथ का प्रयोग किया गया था। ग्रिफिथ का प्रयोग यहाँ पे ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। बैक गया, फिर से वापस आ और आगे चल। यस, इसी पे ही, ठीक है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे। 1928 में वो अपना क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट उस टाइम होड़ मची हुई थी डीएनए के बारे में कि आखिर जो है जो लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जा कैसे रहे हैं। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो ग्रिफिथ हैं, ग्रिफिथ ने 1928 में एक स्टडी किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या, एक्सपेरिमेंट में थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि जो न्यूमोनिया जो डिजीज़ होता है आदमी में बैक्टीरियल की वजह से, और ये बैक्टीरिया कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से निमोनिया होता है। तो उन्होंने 1928 में क्या किया, उन्होंने इस न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए। एक था स्ट्रेन S3 और एक था R2, ठीक है ना। S का मतलब यहाँ पे सॉफ्ट स्ट्रेन है, S का मतलब, और R का मतलब है कैसा स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन। जो सॉफ्ट स्ट्रेन था, सॉफ्ट स्ट्रेन यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरियल सेल जिसके बाहर कोई पॉलीसेकेराइड की एक लेयर होगी, वो कैसी थी, वो सॉफ्ट यानी S3 वो स्ट्रेन था। और जिस स्ट्रेन के बाहर पॉलीसेकेराइड की लेयर एब्सेंट थी वो रफ था, ठीक है ना। तो पॉलीसेकेराइड के बेस पे हम इसको सॉफ्ट एंड रफ कह रहे हैं। तो जो S3 थी, S3 जो है वायरुलेंट थी। वायरुलेंट का मतलब ये है कि यदि आप इस स्ट्रेन को किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगे तो उसमें न्यूमोनिया हो जाएगा। और यदि आप R जो सेकंड है, जो रफ
सेकंड स्ट्रेन है इसको यदि डालेंगे तो बिकॉज ऑफ इसमें पॉलीसैकेराइड की जो लेयर है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये निमोनिया को क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही दो स्ट्रेन, इन्हीं दो स्ट्रेन पे इन्होंने प्रयोग किया और किस ऑर्गेनिज्म पर किया, वो था आपका माइस यानी चूहा पे उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है ना। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 स्टेप लिए और 4 स्टेप में अपने एक्सपेरिमेंट को क्लियर किया, ठीक है ना। चार स्टेप क्या थे। फर्स्ट में उन्होंने क्या किया कि जो थर्ड था इसको इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, इस बैक्टीरिया को चूहे के अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाला। तो कुछ टाइम के बाद देखा कि जो माइस है, चूहा है, उसमें न्यूमोनिया हो गया है और वो डेड हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड वाली कंडीशन में उन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेप में उन्होंने जो R2 था, रफ सेकंड स्ट्रेन था, इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो देखा कि माइस जो है सर्वाइव कर रहा है, माइस जो है डेड नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्यों डेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाहर पॉलीसैकेराइड की जो सैकेराइड की लेयर थी वो नहीं है, जबकि S3 में ये लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि जो ये वायरुलेंट है, वायरुलेंट का मतलब जो ऑर्गेनिज्म में क्या क्रिएट कर रहा है, डिजीज़ क्रिएट कर रहा है, ये इस S3 को उन्होंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। और हीट करने के बाद इसको फिर से चूहे में डाला। तो बाद में देखा कि चूहा भी इस टाइम बढ़िया से बिल्कुल खा पी रहा है, सर्वाइव कर रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है चूहे को इस इंजेक्शन की वजह से। लेकिन फोर्थ कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि जो थर्ड था, जो हीट कर रखा था, और साथ ही में जो R2 था, R2 का जो स्ट्रेन है और S3 का जो दोनों स्ट्रेन, इनको जो है आपस में मिक्स करके चूहे को दे दिया। तो बाद में देखा कि चूहा जो है भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है ना, चूहा यहाँ पे मर गया। तो इस रिजल्ट से इन्होंने निकाला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि जो R2 था, जो वायरुलेंट नहीं था, नॉन वायरुलेंट था, डिजीज़ को क्रिएट नहीं कर रहा था, और जो S3 है ये भी डिजीज़ को क्रिएट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि जो R2 है इसने कुछ ना कुछ लिया है S3 से। तो S3 से कुछ ऐसा लिया है जिसकी वजह से ये जो सेकंड था, ये पहले डिजीज़ क्रिएट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसके साथ इसने इससे कुछ लिया, S3 से कुछ लिया, उसके बाद जो है ये वायरुलेंट हो गया, ये कुछ डिजीज़ क्रिएट करने लग गया, ठीक है ना। तो ऐसा मटेरियल कुछ ना कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे जो क्या कर रहा है, वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो उस टाइम 1928 में उन्होंने इसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाए वो कि यहाँ पे कोई DNA RNA या कोई प्रोटीन है। लेकिन आफ्टर 1944 में 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया और उन्होंने यहाँ पे जो टोटल कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो DNA है, जेनेटिक मटेरियल है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट बनाने के लिए। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा पूरा जो एक्सपेरिमेंट था, और इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, जो एक बैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस एक टाइप का बैक्टीरिया है और स्ट्रेप्टोमीन बाय ये गोल टाइप का बैक्टीरिया है। ओके, ये समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है कि किसान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो जो फार्मर डे है, फार्मर डे मनाया जाता है कब, 23 दिसंबर 2018 को ये मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है ना, 5th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो थे वो थे चौधरी चरण सिंह। उन्होंने, जिनको एक फार्मर लीडर भी कहा जाता है, फार्मर लीडर, और 5th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये इंडिया के, 5th प्राइम PM है ना, और नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उनका नाम था, ठीक है ना। तो वो जो है फार्मर के लीडर्स यानी किसान नेता माने जाते हैं। और उन्होंने अपने टेन्योर, जो उनका कार्यकाल था, उस टाइम उन्होंने बहुत काम किया, बहुत न्यू स्कीम्स जो फार्मर हैं उनकी लाइफ को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी लाइफ्स को और लाइफ जो उनका जीवन स्तर है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई। तो उनके जन्म दिवस पर जो बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, चौधरी चरण सिंह साहब की, तो उनके एनिवर्सरी का जो डे है, उस बर्थ एनिवर्सरी जिस दिन हुए, बर्थडे जो है उनका, उसी डे को हम क्या मनाते हैं, फार्मर डे मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कि कोलोस्ट्रम में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी जो नवजात में अनेक रोगों से सुरक्षित करता है वो क्या है। तो जो कोलोस्ट्रम है, कोलोस्ट्रम का मतलब है जो मदर्स होती हैं, मदर्स के जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ से जो स्तन ग्रंथियाँ हैं, वहाँ से निकलने वाला जो पहला दूध होता है उसको मेमोरी ग्लैंड कहते हैं।
उसको सॉरी वहाँ पे उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम, यानी जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम, ठीक है ना। और ये कोलोस्ट्रम ये एक बहुत ये कहें कि जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो पाया जाता है एंटीबॉडीज़, वो पाई जाती है आईजीए टाइप पे एंटीबॉडीज़ उसमें पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये कोलोस्ट्रम, इसको फर्स्ट मिल्क भी कहा जाता है, FIRST, फर्स्ट मिल्क भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो रिलीज़ होता है ये स्तन ग्रंथियों से होता है। और कब रिलीज़ होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी, या बच्चा होने के एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद ये जो है मिल्क प्रोड्यूस होता है मेमरी ग्लैंड से। इसका कलर कैसा होता है? जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, ये येलोइश कलर का होता है। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हाई जो प्रोटीन्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और साथ ही इसमें एंटीबॉडीज़, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि कौन सी एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है, तो एंटीबॉडी जो आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन ए इसमें हाईली प्रेजेंट है। और लेकिन प्रोटीन्स तो है, कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडीज़ भी बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे फैट इस मिल्क में सबसे कम होता है। क्योंकि जो हमारा इन्फेंट बेबी है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और इस वजह से उसमें गॉड ने क्या नहीं दे रखा है? फैट नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो फैट नहीं है, न्यूबॉर्न बेबी को ये दिया जाता है फर्स्ट में, ठीक है। एक ऐड भी आता था टीवी पे कि जो माता है उसका पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को ही पिलाएं, ऐसा कुछ आता था ये। और भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी ऐसा कुछ ऐड आता था टीवी पे, ठीक है ना। तो IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। और कैसी प्रोटीन है ये? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स हैं ये। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये मल्टीपल टाइप की होती हैं, IgA, IgM और अदर्स वेरियस टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। तो IgA टाइप की एंटीबॉडीज़ कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, या जिसको कहा जाता है NHM, ये स्टार्ट हुआ था कब? 2005 एंड 6 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और ये जो है हमारी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, या जिसको हम कहते हैं 10th 5 ईयर प्लान, है ना, उस 5 ईयर प्लान का ये हिस्सा था, ठीक है ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इस नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ये जो है फोकस है, इसका एम क्या है? ये हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर को एक लार्ज पोटेंशियल पर, जितने भी अवेलेबल स्टेट हैं उनमें लार्ज पोटेंशियल पर हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना, और साथ ही जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना इसका मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। समझ में आ गया? ओके, समझते रहिए और कॉपी में नोट भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय या सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम क्या होता है? हार्बेरियम एक ऐसी शीट होती है, एक कागज़ की शीट होती है इस टाइप से, कागज़ की शीट। और इस कागज़ की शीट पे हम क्या करते हैं? जो हमारे प्लांट स्पेसिमेन होते हैं उनको, तो हार्बेरियम एक टाइप की सीट होती है इस टाइप की, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एक सीट होती है। और इसमें हम क्या करते हैं? प्लांट स्पेसिमेन या कोई भी, जैसे कोई प्लांट है, कोई नई प्लांट स्पीसीज़ है, तो उसकी क्या करते हैं हम? एक पूरे छोटे प्लांट को ले लेते हैं और उसको सुखा के इस पूरी सीट पर क्या कर देते हैं? स्टिक कर देते हैं, ऊपर से टेप वगैरह लगा के। यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन का एक कॉलम होता है अलग से, यहाँ पे उसका मेंशन किया जाता है क्लासिफिकेशन वगैरह का, ठीक है ना। तो ये हार्बेरियम शीट है। तो इसी टाइप की एक हार्बेरियम, नेशनल सेंट्रल हार्बेरियम हमारा एक संस्थान है जहाँ पे इन सारे हार्बेरियम को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। तो वो है आपका कहाँ पे? कोलकाता में। इसका राइट आंसर है कोलकाता में है ये सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम सेंटर, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः मृदा का CNS रेशियो कितना होता है? यानी CNS एक सेकेंड, तो CNS का मतलब है कि ये जो कार्बन है, नाइट्रोजन है और सल्फर,
कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर का क्या रेशियो होना चाहिए? तो ये CNS रेशियो सॉइल में होना चाहिए 100:10:1। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है कि बीटी कपास नहीं है। बीटी कपास क्या है? एक GM पौधा है, नहीं है ना। एक कीट प्रतिरोधी, एक जीवाणुविक जीन अभिव्यक्ति है, सभी कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी। तो यहाँ पे जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन एक जो है GMO है, जो राइट आंसर है। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हमें ये चूज़ करना है कि जो मैच नहीं कर रहा है, जो राइट नहीं है बीटी कॉटन के संदर्भ में, है ना। तो यहाँ पे जो बीटी कॉटन है वो एक GMO है। इट मीन्स ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। और ये जो GMO है, ये बीटी कॉटन जो हाइब्रिड स्पीसीज़ है हमारी बीटी कॉटन की, ये जो है पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है ना। पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है ये। इट मीन्स कि ये क्या करेगा, जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनका अटैक अपने ऊपर नहीं होने देता है। इसमें एक ऐसी क्वालिटी आप कह सकते हैं, ऐसी क्वालिटी है कि ये जो है जैसे इंसेक्ट इस पर अटैक करते हैं तो ये अंदर से अपने टिश्यूज से एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और उस टॉक्सिन की वजह से ये जो भी इंसेक्ट इस पे लगते हैं वो इंसेक्ट वहाँ पे किल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। साथ ही में ये किस प्रकार किसके लिए रेसिस्टेंट है? तो ये है पेस्ट रेसिस्टेंस कॉटन वैरायटी है ये। और साथ ही में जो बीटी है, बीटी का मतलब होता है, बीटी क्या है? बीटी एक जो है ये पेन को क्या हो गया, बीटी जो बीटी है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस है, ठीक है ना। बीटी क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करता है किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट के अगेंस्ट। इसीलिए जो बीटी टॉक्सिन है, नहीं, जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस है, ये बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया से उस जीन को लिया गया है जो रिस्पॉन्सिबल है टॉक्सिन रिलीज करने के लिए इस बैक्टीरिया में। तो उस जीन को हमने क्या किया? जीन इंजीनियरिंग के थ्रू उसको काटा, और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसके थ्रू उसको काटा, और उसके बाद उसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया? उसको इंट्रोड्यूस कर दिया बीटी के जेनेटिक मटेरियल में। ये जो कॉटन का जेनेटिक मटेरियल है उसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ये जो है कॉटन में भी इसकी ये क्वालिटी आ गई। कॉटन भी क्या करेगा? कॉटन के जो टिश्यूज़ होंगे ये भी रिलीज़ करेंगे अब क्या? टॉक्सिन। किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट के अगेंस्ट। तो बीटी कॉटन इस टाइप से इंसेक्ट को क्या करता है? रेसिस्टेंट करता है, इंसेक्ट को लगने नहीं देता है, उससे पहले उनको किल कर देता है, ठीक है ना। ये सभी इंसेक्ट पर जो है क्या है, सभी जो इंसेक्ट हैं उन पे काम करता है, लेकिन अगर कोई अदर एनिमल स्पीसीज़ है उस पर काम नहीं करता है। ये अदर एनिमल स्पीसीज़ के लिए हार्मलेस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? एक GMO प्लांट है, ये भी सही है। एक इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, ये भी सही है। एक जीवाणुविक जीन अभिव्यक्ति तंत्र, ये भी राइट है। लेकिन ये जो कीटनाशकों के प्रति, कीटनाशक क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड, ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को ख़त्म कर दें, तो उनके लिए रेसिस्टेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल ये रेलेवेंस नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर ये है नहीं, तो राइट ऑप्शन ये है नहीं। लेकिन इसकी क्वालिटी के हिसाब से तो राइट नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए ये है आपका बीटी कॉटन वाला। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है जिंक की कमी से। और जिंक की कमी से खैरा रोग होने के कारण क्या होता है? इसके सिम्टम्स कैसे नज़र आते हैं? जो लीव्स होती हैं, लीव्स इसकी जो है कैसी हो जाती हैं? ये पीली कलर में पड़ जाती हैं, या लीव्स पे कुछ स्पॉट टाइप्स के आ जाते हैं। इस टाइप की डिजीज़ खैरा रोग में होती है। और इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, और ऐसे फर्टिलाइज़र को यूज़ में लाएंगे जिसमें जिंक की मात्रा हो, है ना, जिंक भरपूर मात्रा में उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है कि पित्तरस के हरे होने का कारण क्या है? पित्तरस क्या है? पित्तरस पित्ताशय से निकलने वाला एक तो ये पित्तरस है। पित्तरस पित्ताशय में मिलता है, और पित्ताशय कहाँ होता है? ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है, और ये आपका लिवर है। लिवर के नीचे एक छोटी सी थैली नुमा संरचना होती है, उसको कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय ये निकलता नहीं है, पित्ताशय को गॉल ब्लैडर कहते हैं इंग्लिश में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
लेकिन ये जो रिलीज़ होता है ये लिवर से रिलीज़ होता है, ये पित्तरस, और ये स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में। तो पित्ताशय से ये निकलता नहीं है बल्कि वहाँ पे स्टोर होता है। निकलता कहाँ से है, लिवर से। तो एक इसमें पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन एक पिगमेंट है जो ग्रीनिश या ग्रीन कलर का ये पिगमेंट होता है, और जो पित्तरस हरा होता है थोड़ा सा, वो इसी की वजह से होता है, बिलीवर्डिन की वजह से। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, यह सूत्र काम आता है किसके लिए, कटाई सूचकांक की गणना करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और राइट आंसर यही है। चलिए चलते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं कि केंचुए में सीटी का प्रमुख कार्य है। तो केंचुए में सीटी का प्रमुख कार्य क्या है, सीटी एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो वहाँ पे जो केंचुआ है, केंचुआ में ये गति का काम करने का काम करते हैं। ठीक है ना, लोकोमोशन का काम करेंगे। केंचुए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो केंचुआ होता है, केंचुआ है फ्रेंड ऑफ फार्मर, यानी ये किसान का एक दोस्त है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। खाता क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, और इसका जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन, वो स्किन के थ्रू होता है। और जो सीटी है वो क्या है, एक गति करने के लिए उत्तरदायी अंग है जिसको लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ये। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, कुछ भी नहीं है। ये 15-16 MCQs थे, हमारे क्वेश्चंस थे, जिनमें आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रीवियस जो वीडियोस हैं हमारी, उनको देखिए, उनसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। यहाँ पे जो ये लेक्चर्स हैं, जो ये MCQs, या हम ये कहें कि जो पेपर को जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जो है सारे बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी एंड जो एग्रीकल्चर है उसके सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।